सभी को नमस्ते। दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम सीखेंगे गर्भावस्था के दौरान महिला का पोषण कैसा होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना क्यों ज़रूरी है, वजन कितना बढ़ना चाहिए और भोजन से वजन का क्या संबंध है। पौष्टिक भोजन और अल्पाहार किसे कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान जंक फूड खाना क्यों हानिकारक है। आयरन और कैल्शियम की गोलियों का सेवन क्यों ज़रूरी है। गर्भवती महिलाओं के पोषण से संबंधित संचार सामग्री जानकारी देने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में भी आप जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक तिमाही में कितना वजन बढ़ना चाहिए। गर्भधारण से लेकर 12 सप्ताह यानी पहली तिमाही में आधा किलोग्राम, दूसरी तिमाही यानी 13 से 28 सप्ताह में 1.5 किलोग्राम और तीसरी तिमाही यानी 29 से 40 सप्ताह में 2 किलोग्राम वजन हर महीने बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से पहली तिमाही में 1.5 किलो, दूसरी तिमाही में 4.5 किलो और तीसरी तिमाही में 6 किलो वजन बढ़ना चाहिए। पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। यदि गर्भावस्था के दौरान मां को सही देखभाल, सही भोजन मिलता है और उसका वजन सही से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है गर्भ में शिशु का विकास ठीक तरह से हो रहा है, उसके दिमाग का विकास हो रहा है। जन्म के समय शिशु का सही वजन रहेगा। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और उनके बीमार होने की संभावना भी कम रहती है। ऐसे बच्चे बुद्धिमान व पढ़ाई में अच्छे होते हैं और जीवन के हर दौर में सफल बनते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक वजन नहीं बढ़ता है तो गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास दोनों बाधित हो सकते हैं। कम वजन का शिशु पैदा होने की संभावना अधिक होती है और बच्चे के कुपोषित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिला को अपना नियमित वजन कराना चाहिए ताकि उसके वजन की निगरानी हो सके और उसे आवश्यकतानुसार पोषण संबंधित परामर्श दिया जा सके। वजन का अत्यधिक बढ़ना भी चिंता का विषय है। यदि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा या प्रति माह 3 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है तो यह रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों का संकेत हो सकता है। तो वजन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान महिला को जी मचलाना, मितली होना या उल्टी आना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए छोटे छोटे अंतराल में थोड़ा थोड़ा भोजन खाकर इन दिक्कतों को कम किया जा सकता है और इससे भोजन को पचाना भी आसान होता है। गर्भवती महिला को दिन में कम से कम 3 बार भोजन और इसके अतिरिक्त 2 बार अल्पाहार या नाश्ता भी करना चाहिए। इसके अलावा नियमित अंतराल पर भोजन करने से मां को लगातार ऊर्जा व पोषण मिलता है और साथ ही बच्चा भी सक्रिय रहता है। खाने के बीच में 2 से 3 घंटे से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पेट में गैस पैदा हो सकती है और यदि महिला एक बार में ज्यादा खाएगी तो उसको उल्टी होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए बीच बीच में अल्पाहार या नाश्ता लेना भी बहुत जरूरी है। गर्भवती महिला को दिन भर में नीचे दिए गए ये 5 खाद्य समूह जरूर खाने चाहिए। जब आहार में विविधता होगी तो गर्भवती महिला को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल पाएंगे। इन आवश्यक खाद्य समूह को याद रखने का आसान तरीका है तिरंगा भोजन। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, भारतीय झंडे के 3 रंगों से बनता है तिरंगा भोजन, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग होते हैं। गर्भवती महिला के भोजन की थाली तिरंगी होनी चाहिए।
गर्भवती महिला के पास सुबह और शाम को अल्पाहार या नाश्ते के रूप में खाने के लिए कई प्रकार के विकल्प होते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला पौष्टिक पेय पदार्थों का सेवन भी कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिला को जंक फूड, चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं या बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू के सेवन के कई दुष्प्रभाव होते हैं। इसका सेवन गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। अब तक हमने जाना कि गर्भावस्था के दौरान महिला का कितना वजन बढ़ना चाहिए और वजन बढ़ना क्यों जरूरी है। हमने यह भी समझा कि गर्भवती महिला को कौन कौन से पोषण, उचित व्यवहार अपनाने चाहिए और उन्हें क्या क्या अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। आइए अब हम कुछ ज़रूरी बिंदुओं पर चर्चा करें। क्या आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अनाज, फल और हरी पत्तेदार व अन्य सब्जियों में मौसम अनुसार क्या क्या विकल्प उपलब्ध है? क्या गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार में किसी खाद्य पदार्थ को लेकर भ्रांतियां होती हैं या उन्हें खाने से मना किया जाता है? कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनका सेवन ना करने के कारण देखने को मिलते हैं? हम ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारजनों को कैसे समझाएंगे? यदि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करेंगी तो उसका उनके खानपान और होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार में कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर भ्रांतियां होती हैं, जैसे पपीते की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से गर्भपात हो सकता है, या चिकने फल व सब्जियां जैसे भिंडी, केला बच्चे को चिपक जाएंगे। हमें उन्हें समझाना होगा कि केला और पपीता पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यह गर्भवती महिलाओं को पोषण और ऊर्जा देते हैं। साथ में बच्चे को भी जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, पोटेशियम और आयरन प्रदान करते हैं। इनके सेवन से बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बल्कि उनकी बढ़त में सहायक होते हैं। यह माना जाता है कि संतरा और मौसमी जैसे फल और दही ठंडे होते हैं। इनको खाने से सर्दी हो सकती है। हमें उन्हें समझाना होगा कि संतरा और मौसमी जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि गर्भवती महिलाओं को सफेद रंग के खाद्य जैसे चावल, दूध, दही आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ और बच्चे पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और सुरक्षित प्रसव होगा। हमें उन्हें समझाना होगा कि दही में अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन मजबूत करने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। दही में कैल्शियम होता है जो हड्डियों की मजबूती और उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में लाभकारी है। भोजन के रंग से अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता। माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए सभी प्रकार के खाद्य समूह आवश्यक हैं। अब तक हमने सीखा कि गर्भवती माँ को क्या, कितनी बार और कैसा भोजन खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांचें, प्रथम तिमाही में फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन, चौथे महीने से रोजाना आयरन और कैल्शियम की गोलियों का सेवन और पेट के कीड़ों से बचने के लिए दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली खाना। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान रात की 8 घंटे की नींद के अलावा दिन में 2 घंटे या उससे अधिक आराम करना चाहिए। गर्भावस्था में 4 प्रसव पूर्व जांचें करवाने से गर्भ में पल रहे शिशु की वृद्धि पर नजर रख सकते हैं और माँ और शिशु की तंदुरुस्ती को सुनिश्चित किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलते ही महिला को प्रथम तिमाही में जल्द से जल्द पहली प्रसव पूर्व जांच और पूरी गर्भावस्था में
कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांचें जरूर कराना चाहिए। प्रसव पूर्व जांच में कई जांचें की जाती हैं, जैसे कि खून, पेशाब और वजन की जांच, रक्तचाप या बीपी की जांच, पेट की जांच और साथ में IFA और कैल्शियम की गोली दी जाती है तथा TD के टीके भी लगाए जाते हैं। प्रसव पूर्व जांचों से समस्या का पता चल जाता है और उसका उचित उपचार किया जा सकता है। जटिलताओं की स्थिति में उचित चिकित्सा सुविधा में रेफर किया जा सकता है। प्रसव पूर्व जांचों के दौरान हम गर्भवती माँ और उसके परिवार के सदस्यों को बच्चे के जन्म और उसकी देखभाल के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं और जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध 6 माह तक केवल स्तनपान और प्रसव के बाद परिवार नियोजन और 2 बच्चों के बीच अंतराल के बारे में सलाह दे सकते हैं। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन करना चाहिए। ये शिशु के रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क संबंधी जन्मजात दोषों से बचाता है। ये गोलियां सरकारी अस्पताल या ANM या आशा के द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा पेट के कीड़ों से बचने के लिए एल्बेंडाजोल की गोली जो 5वें से 6ठे माह में दी जाती है, क्योंकि पेट के कीड़े गर्भवती महिलाओं को कुपोषित कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल की गोली ANM और आशा द्वारा दी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में आयरन की गोली का सेवन खून की कमी या अन्य जटिलताओं को कम करता है और गर्भ में पल रहे बच्चे के वजन की वृद्धि और दिमाग के विकास में मदद करता है। आयरन की एक गोली रात को सोते समय लें। आयरन की गोली सादा या नींबू पानी के साथ लें। इसके अलावा आयरन की गोली खाने के बाद खट्टे फल जैसे आंवला, अमरूद, संतरा खा सकते हैं, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। आयरन की गोली से जी मचलाना, उल्टी आना या मल काला होना आम बात है। इससे घबराकर गोली खाना बंद न करें। यदि गर्भवती महिला को रोजाना आयरन की 2 गोली खानी है, तो वह एक गोली दोपहर के भोजन के बाद और दूसरी गोली रात को खा सकती है। ध्यान रखें कि आयरन की गोली चाय या दूध के साथ न खाएं और न ही इसको कैल्शियम की गोलियों के साथ में खाना चाहिए। आयरन की गोली के बारे में यह गलत धारणा है कि आयरन की गोली खाने से मल काला होता है और इसीलिए मेरे होने वाले बच्चे का रंग सांवला हो जाएगा, या स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन की गोली प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलने वाली गोली से अच्छी नहीं है। ऐसी गलत धारणाओं की वजह से महिलाएं आयरन की गोली नहीं खाती हैं। ऐसे में आप महिलाओं को समझाएं कि गोली खाने के बाद मल का रंग पाचन की प्रक्रिया के कारण काला होता है। शिशु के रंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा होना सामान्य है। इससे घबराएं नहीं और गोली का सेवन जारी रखें। और हाँ, यदि जी मचलाता है तो आप रात में आयरन की गोली खाकर सो सकती हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा दी जा रही आयरन की गोलियां सभी गुणवत्ता के पैमाने पास करके ही उपलब्ध होती हैं। इसलिए यह प्राइवेट अस्पतालों या दुकानों पर मिलने वाली दवाइयों से कम प्रभावी नहीं है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट दुकान पर हमें पैसा देना पड़ता है और सरकारी केंद्रों पर यह मुफ्त मिलती है, जिसका भुगतान सरकार करती है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोली के साथ साथ आयरन युक्त आहार का भी सेवन करें, जैसे कि पालक, मेथी, चौलाई, मूली के पत्ते, बथुआ, सरसों, सहजन की फलियां व पत्तियां, बाजरा अपने भोजन में शामिल करें। आइए अब कैल्शियम की गोली के फायदों के बारे में जानते हैं। कैल्शियम की गोलियों का सेवन प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं जैसे उच्च रक्तचाप, सूजन, दौरे पड़ना आदि के जोखिम को कम करता है।
गर्भवती महिलाओं को चौथे महीने से रोजाना 2 गोलियों का सेवन करना चाहिए। पहली गोली सुबह के नाश्ते के बाद और दूसरी गोली दोपहर के भोजन के बाद खा सकती हैं। कैल्शियम की दोनों गोलियां एक साथ नहीं खाना चाहिए। दोनों गोलियों को अलग अलग समय पर भोजन के साथ ही खाना चाहिए। कैल्शियम की गोली आयरन की गोली के साथ भी नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिला कैल्शियम की गोली के साथ साथ कैल्शियम से भरपूर आहार लेना ना भूलें, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीजें जैसे कि राब, पनीर, दही और यदि मांसाहारी भोजन खाते हैं तो मांसाहारी भोजन भी खाएं। तो बहनों, अभी हमने जाना कि गर्भवती महिला को कब कब और कुल कितनी प्रसव पूर्व जांचें करवानी चाहिए। गर्भावस्था के समय सभी चारों जांचें कराना क्यों जरूरी है। हमने यह भी समझा कि गर्भवती महिला को आयरन और कैल्शियम की गोली के नियमित सेवन से क्या फ़ायदे होते हैं। आप लोगों ने ये पाया होगा कि कई महिलाएं आयरन की गोलियों का नियमित सेवन नहीं करती हैं। आपके क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के आयरन की गोली का नियमित सेवन ना करने के क्या कारण देखने को मिलते हैं। यदि इन कारणों की वजह से किसी गर्भवती महिला ने आयरन की गोली खाना छोड़ दिया है तो आप उसे क्या सलाह देंगी। अभी तक हमने गर्भावस्था के दौरान पोषण और प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में जाना। आइए अब उन संचार सामग्रियों के बारे में बात करते हैं जो गर्भवती महिला के पोषण और देखभाल के बारे में समुदाय तक प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। हमने गर्भावस्था के दौरान पोषण और प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में जाना। आइए अब उन संचार सामग्रियों के बारे में बात करते हैं जो गर्भवती महिला के पोषण और देखभाल के बारे में समुदाय तक प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाने में आपकी मदद करेंगी। गर्भावस्था के दौरान पोषण और देखभाल संबंधित जानकारी देने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार की संचार सामग्री उपलब्ध हैं, जैसे कि फ्लिप बुक, प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, पोस्टर, वीडियो फिल्म, ILA प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त टेक अवे, परामर्श पुस्तिका। इस सत्र में हम आपके पास उपलब्ध प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के बारे में विस्तार से जानते हैं। परामर्शदाता के रूप में आपको सभी जानकारियां होना और लाभार्थियों को सही तरीके से संदेश देना आवश्यक है। यह मार्गदर्शिका आपको गर्भावस्था में पोषण पर जानकारी बढ़ाने में मदद करेगी। परामर्शदाता के रूप में आपको सभी जानकारियां होना और लाभार्थियों को सही संदेश देना आवश्यक है। यह मार्गदर्शिका आपको गर्भावस्था में पोषण पर जानकारी बढ़ाने में मदद करेगी। मार्गदर्शिका के सत्र 3 और 4 में गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण संबंधित सभी जानकारियां विस्तार से दी गई हैं। गर्भवती महिला के पोषण के अलावा इस मार्गदर्शिका में बच्चों की देखभाल और पोषण संबंधित भी सारी जानकारियां दी गई हैं। इस मार्गदर्शिका में अधिक से अधिक चित्रों का उपयोग किया गया है, तो आप इसे परामर्श देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्भवती महिला की देखभाल और पोषण के लिए बहुत अच्छी वीडियो फिल्म्स भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ वीडियो फिल्म आपके पास भी होंगी। इन वीडियो में गर्भावस्था के दौरान ध्यान देने वाली बातें जैसे प्रसव पूर्व जांचें समय पर करवाना, पौष्टिक आहार खाना जैसी महत्वपूर्ण बातें नाटक के माध्यम से समझाई गई हैं। इन वीडियो का सबसे अच्छा उपयोग आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे समूह में या घर पर गर्भवती महिला और उनके परिवार को परामर्श देने के दौरान किया जा सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, परामर्श के शुरुआत में ही वीडियो ना दिखाएं। पहले विषय की जानकारी दें और फिर आपके द्वारा बताई गई बातों को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए वीडियो दिखाएं। वीडियो को दिखाकर सदस्यों से पूछें कि उन्हें क्या समझ में आया और मुख्य संदेशों को ज़रूर दोहराएं।
गर्भावस्था में पोषण के बारे में संदेश देने के लिए आपके पास विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। गृह भेंट, सामुदायिक कार्यक्रम जैसे सुपोषण और गोद भराई दिवस, MCHN दिवस, पोषाहार वितरण दिवस आदि ऐसे अवसर हैं जिनमें आप जानकारी दे सकती हैं। इस सत्र में हम सामुदायिक कार्यक्रम गोद भराई दिवस को विस्तार से समझेंगे। गोद भराई दिवस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था के लिए गर्भवती महिला और उनके परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण सलाह व जानकारी देना है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं की सूचना भी दी जाती है और गर्भावस्था के दौरान देखभाल और पोषण उचित व्यवहार अपनाने के महत्व पर महिला के पति और परिवार के सदस्यों को जागरूक किया जाता है। गोद भराई दिवस कार्यक्रम के मुख्य लक्षित लाभार्थी तीसरे और चौथे महीने की गर्भवती महिलाएं, उनके पति और परिवार के अन्य सदस्य होते हैं। परिवार में अन्य देखभाल करने वाले जैसे कि ननद, भाभी, बुजुर्ग महिलाएं। गर्भवती महिला यदि किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है तो उस समूह के सदस्य गांव की अन्य गर्भवती महिलाओं को भी गोद भराई दिवस में शामिल करना चाहिए। गांव के अन्य प्रभावशाली व्यक्ति जैसे सरपंच, वार्ड पंच आदि को भी कार्यक्रम में जरूर आमंत्रित करें। आइए जानते हैं कि गोद भराई दिवस को कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं का रोली टीके अथवा माला से स्वागत किया जाता है। फिर महिला को आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा निर्धारित उपहार व सामग्री देकर और उसके महत्व को समझाया जाता है। उपहार व सामग्री में मौसम अनुसार हरी साग अथवा सब्जी, फल, आयरन व कैल्शियम की गोली का एक एक पत्ता, 1 किलो स्थानीय मोटे अनाज का आटा जैसे कि बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार आदि और सुहाग का सामान दिया जाता है। यह उपहार व सामग्री देने के बाद आंगनवाड़ी दीदी द्वारा इनके महत्व के बारे में बताया जाता है और साथ ही महत्वपूर्ण संदेश भी दिए जाते हैं। महिलाओं द्वारा लोकगीत गाया जाता है। आमंत्रित अतिथि और उपस्थित परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा गर्भवती महिला को आशीर्वाद व महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं। गोद भराई दिवस को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए नीचे बताई गई जरूरी तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए। जानकारी प्रदान करने और लाभार्थी का व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के एक माध्यम अंतर्वैयक्तिक संवाद के बारे में हमने पिछले सत्र में विस्तार से जाना था। इस सत्र में हम एक और प्रभावी माध्यम समूह चर्चा के बारे में जानेंगे। अधिक सदस्यों को एक साथ जानकारी देने के लिए यह एक प्रभावी मंच है। समूह चर्चा को प्रभावी बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। समूह चर्चा में एक प्रकार के लाभार्थी एक बार में बुलाएं, जैसे गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चे की माताओं के साथ अलग अलग बैठक करें। इस तरह से बैठाएं कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित हो। प्रयास करें कि सभी को अपनी बात कहने और समस्या बताने का अवसर मिले। संचार सामग्री जैसे कि फ्लिप बुक, टेक अवे, परामर्श पुस्तिका आदि का उपयोग अवश्य करें। समूह चर्चा में पोषण संबंधी उचित व्यवहारों का नियमित पालन कर रही महिलाओं को उनके अनुभव, चुनौतियां, समाधान और उससे होने वाले फायदे समूह में साझा करने के लिए प्रेरित करें। हम एक दूसरे से सीखते हैं और प्रभावित भी होते हैं। इससे अन्य सदस्यों को पोषण उचित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो बहनों, हमने जाना कि गर्भवती महिला और उनके परिवार को पोषण और खानपान पर जानकारी देने के लिए आपके पास कई प्रकार की संचार सामग्री और मंच उपलब्ध है। हमने गोद भराई दिवस के आयोजन के बारे में भी विस्तार से जाना। आइए अब आपसे समझते हैं कि जब गोद भराई दिवस कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो उसे प्रभावी बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। इस सत्र में हमने देखा कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती मां का वजन ठीक तरह से बढ़ना
माँ और बच्चे दोनों के स्वस्थ होने का संकेत है। स्वस्थ भोजन, आहार विविधता, देखभाल, नींद और पूरक आहार का सेवन स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रशिक्षण मार्गदर्शिका और वीडियो फिल्मों का उपयोग संदेशों को प्रभावी तरीके से देने के लिए किया जाना चाहिए। गोद भराई दिवस कार्यक्रम का महत्व और इसको प्रभावी तरीके से आयोजित करने के बारे में समझा। अंत में हमने समूह चर्चा आयोजित करने के बारे में विस्तार से जाना। आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान के बारे में सीखेंगे।